चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम डॉक्टर उमर खालिद की चर्चा करेंगे, जिनको बिला वजह साजिश के तहत जेल भेज दिया गया, लेकिन उम्मीद है कि वो बहुत जल्द रिहा होकर आ जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को देखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिर अपने आप को बाहुबली समझने वाली ये सरकार इस उमर खालिद जैसे नौजवान से इतना डरती क्यों है। महात्मा गांधी की बात करी और बताया कि महात्मा गांधी ने अगर लड़ने का हमें सबसे बड़ा हथियार कुछ दिया है तो वो अहिंसा दिया है, वो सत्याग्रह दिया है। सिविल लापरवाही, सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन, ये महात्मा गांधी के लड़ने के तरीके थे और इसी तरीके से लड़के हमने इस देश में अंग्रेजों से आजादी पाई है। वो वक्त था जब हम गोरों से लड़े थे, और जब हम गोरों से लड़े थे, जो आज के हुक्मरान हैं, जो उनके पूर्वज थे, वो हमसे हमारे पूर्वजों का हिसाब मांगते हैं, तो उनसे उनके पूर्वजों का भी हिसाब मांगना जरूरी है। तो आरएसएस, हिंदू महासभा, इनके जो पूर्वज थे, उस समय वो उन गोरों की दलाली कर रहे थे। जब हिंदुस्तान की आवाम कुर्बानी दे रही थी, जलियांवाला बाग से लेके तमाम जगहों पे अंग्रेजी हुकूमत गोलियां चला रही थी, आजादी के लिए लड़ने वाले मतवालों को जेल में बंद कर रही थी, तो उस समय इनके पूर्वज अंग्रेजों से दलाली कर रहे थे। तो आज हम इनको बताना चाहते हैं कि उस समय हमने सिविल लापरवाही गोरों से करी थी और आज 2020 में चोरों से करेंगे। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को उत्तर पश्चिम दिल्ली में पिछले साल फरवरी में होने वाले दंगों पर उकसाने के मामले में यूएपीए के तहत 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया। खालिद और कुछ दूसरे लोगों पर दंगों की साजिश करने का इल्जाम है। इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। इस साल अप्रैल में उमर खालिद को दंगों से जुड़े एक मामले में जमानत मिल गई थी। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि घटना के दिन वो वहां मौजूद ही नहीं थे। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो आदमी वहां मौजूद ही नहीं था, उस पर इन लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया और उसको गिरफ्तार भी कर लिया। यहाँ तक कि कोर्ट को ये कहकर उनको जो है वो जमानत देनी पड़ी कि भाई जो आदमी मौजूद ही नहीं था तो उसने आखिर दंगे में हिस्सा कैसे लिया। पुलिस का दावा है कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल उमर खालिद और अन्य लोगों ने दिल्ली में दंगों की साजिश की, ताकि दुनिया में मोदी सरकार की इमेज को खराब किया जा सके। ये तो ऐसी बात है जैसे कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में मोदी सरकार की इमेज बहुत अच्छी है और कुछ लोग साजिश करके, षड्यंत्र करके उस इमेज को खराब कर रहे हैं। हालांकि हकीकत ऐसी नहीं है, और गंगा में तैरने वाली लाशों के बाद तो हकीकत बहुत हद तक सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब ये जो पुलिस ने इल्जाम लगाया, उसके खिलाफ उमर खालिद के वकील ने उल्टा इल्जाम लगा दिया। उनका कहना है कि ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद साजिश है, जिसके तहत उमर खालिद को फंसाया गया है, और उन्होंने जमानत पर रिहाई की मांग की। कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 सितंबर को तय की है। हमें उम्मीद है कि 3 सितंबर को इंसाफ की जीत होगी और उमर खालिद इस सरकारी षड्यंत्र को नाकाम करके जेल से बाहर आ जाएंगे। उमर खालिद के वकील तरदीप पायस ने कोर्ट में सरकारी षड्यंत्र का भाड़ा फोड़ते हुए कहा कि पुलिस का दावा यह है कि ये साजिश 8 जनवरी को रची गई थी, जबकि विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दौरे की खबर 11 फरवरी को दी थी। सवाल यह है कि आखिर उमर खालिद को ट्रंप के आने की खबर खुद ट्रंप से पहले कैसे मिल गई? क्या वो कोई अंतर्यामी है, या पुलिस का ये दावा सरासर झूठ का पलंदा है? यही कारण है कि वकील पायस इस एफआईआर को फर्जी और एक मजाक कहते हुए पूछते हैं, क्या किसी पर केस चलाना इतना आसान है? क्या प्रोसिक्यूटर के तौर पर पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है? उमर खालिद के वकील ने कहा, पुलिस ने दंगों में कुल 715 एफआईआर दर्ज की। इनमें से किसी में उमर खालिद का नाम नहीं है। यूएपीए वाली गैर जरूरी और जाली एफआईआर को सीएए का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को टारगेट करने के लिए बनाया गया। पायस ने कहा कि इस मामले में विटनेस ने
पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने विपरीत बयान दिए हैं। वकील के अनुसार उमर खालिद को प्रेस ने फंसाने के लिए उनके भाषण के कई अंश छोड़ दिए और पूरी वीडियो को चार्जशीट का हिस्सा नहीं बनाया गया, बल्कि यूट्यूब और टीवी चैनल्स पर जारी फुटेज के आधार पर 23 जून को नोटिस भेजा गया था। ये कहानी बहुत ही घटिया और अजीबोगरीब है। इसकी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि उमर खालिद के भाषण की ओरिजिनल वीडियो लाओ, तो पुलिस ने जवाब दिया वो तो उसे न्यूज़ चैनल से मिली थी। न्यूज़ चैनल से पूछा गया, यानी न्यूज़ 18 से और रिपब्लिक वालों से, कि भाई अपनी रिकॉर्डिंग लाओ, वो रिकॉर्डिंग जो आपने जो है वो अपने टीवी चैनल पर दिखाई थी। तो रिपब्लिक ने तो साफ कह दिया कि भाई हमने उसी वक्त ये कहा दिया था, लिख दिया था अपने मॉनिटर पर कि ये रिकॉर्डिंग हमने नहीं की है, ये हमको बाहर से मिली है। अब जब ये जवाब मिला कि आखिर आपने शूटिंग की नहीं, रिकॉर्डिंग की नहीं, तो आपको ये वीडियो मिली कहाँ से? तो इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। टीवी चैनल्स वालों ने बताया कि उन्होंने ये क्लिप बीजेपी आईटी सेल के अमित मालविया के ट्विटर हैंडल से ली गई। यानी बीजेपी के आईटी सेल में इस वीडियो के साथ खेल तमाशा किया गया और उसके बाद उसको ट्विटर पर चढ़ाया गया और इन लोगों ने आंख मूंद के वो वीडियो ले ली। इस प्रकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई और पूरी साजिश का राज फाश हो गया। आगे पता चला कि बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने उमर खालिद की स्पीच को टेम्पर करके ट्वीट किया था। इसी के आधार पर टेलीविजन चैनल्स ने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। अंबानी के न्यूज़ 18 ने इसमें से एक वाक्य निकाल कर तो कमाल बेईमानी का सबूत दिया। अब पुलिस ने न्यूज़ 18 से इसका स्पष्टीकरण मांगा है। वकील ने अगर ओरिजिनल शूटिंग का वीडियो नहीं मांगा होता तो ये भांडा कभी नहीं फूटता और मीडिया नंगा नहीं होता। इसलिए वकील को वो ओरिजिनल वीडियो कोर्ट में चलाकर सुनाना पड़ा। लीजिए आप भी उसका एक छोटा सा अंश देखिए। कि सरकार से अहिंसा के साथ नॉन कोऑपरेशन करना हमको गांधी जी ने सिखाया है। और जब गांधी जी ने पहली बार नॉन कोऑपरेशन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किया था 1919-1920 में, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अगर एक इंस्टीट्यूट निकल कर आया था, एक पहली एजुकेशन की कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी निकल कर आई थी, तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया थी। उस समय महात्मा गांधी का कॉल था कि अंग्रेजी हुकूमत के स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का बहिष्कार कीजिए और हिंदुस्तान के अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाइए जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े। और पहली यूनिवर्सिटी अगर कोई बनकर आई थी तो वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया थी। आज उस जामिया मिल्लिया इस्लामिया पे लाठियां चलाई जा रही हैं, कभी गोलियां चलाई जा रही हैं, बदनाम किया जा रहा है, उसको देशद्रोह का अड्डा बताया जा रहा है, वहां के छात्रों को गद्दार बताया जा रहा है। हम इनको इतिहास बताना चाहते हैं। जब आपके पूर्वज अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के टीचर, यहां तक के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, जेलों के अंदर बंद थे और कभी आपके पूर्वजों की तरह माफी मांग के बाहर नहीं आए। अंतिम दम तक वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़े थे। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का इतिहास, हमारा इतिहास देश के लिए कुर्बानी देने का इतिहास है। हमारा इतिहास देश की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास है। और अगर इस आजादी पे जो आजादी जामिया मिल्लिया इस्लामिया और देश के वो तमाम स्वतंत्रता सेनानी और देश के वो तमाम लोग जिन्होंने देश की बुनियाद रखी, हमारा संविधान को बनाया, अगर उस संविधान पे अगर हमारी देश पे आज आएगी तो अपने स्वतंत्रता सेनानियों की तरह आज हम अपनी आजादी को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए खड़े होंगे। अगर लाठियां बरसानी है तो बरसाइए, गोलियां चलानी है तो चलाइए, जेल में डालना है तो डालिए, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरतें फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे।
अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे, अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हाथ में लेकर अपने हाथ को बुलंद करेंगे, अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। इस पूरी वीडियो को कोर्ट में चलाने के बाद वकील ने कोर्ट को बताया कि ये भाषण किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। इसमें लोगों को संवैधानिक दायरे के अंदर जमा होने के लिए कहा गया है। इसमें हिंसा कहीं नहीं है। उमर खालिद ने तो दरअसल सद्भावना का संदेश दिया है। पायस ने कहा कि उमर खालिद ने गांधी जी की विचारधारा को प्रस्तुत किया तो उसे देशद्रोही और आतंकवादी बना दिया गया, जबकि वो गांधी जी के रेफरेंस में लोकतंत्र में आस्था की बात कर रहे थे। इसको कहते हैं बांगड़ गुरु का उल्टा ज्ञान। अब कोर्ट को चाहिए कि डॉक्टर उमर खालिद को तो बाइज्जत रहा कर दे और उनको जो यातनाएं हुई है इस पूरे साल में उसका कंपनसेशन दे, लेकिन इसी के साथ साथ बिना कारण उनको जेल भेजने वाली पुलिस और उन पर मीडिया ट्रायल करने वाला मीडिया और अमित मालविया जिसने कि उनकी स्पीच को टेम्पर किया था, उन सब पर चीटिंग केस में मुकदमा चलाया जाए और उन सबको जेल भेजा जाए। यही इंसाफ है। इसके बगैर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नई समीक्षा के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।